बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरु। मैं सतीश श्रावना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन की, प्रकाश संश्लेषण की। ये जो प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन, ये केवल जो C3 प्लांट होते हैं केवल उनमें ही उपस्थित होती है। जी हाँ, सबसे पहला बिंदु यही है कि फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ये केवल किसमें होती है? C3 प्लांट में ही होती है। और ये जो प्रोसेस है ये टोटली वेस्ट एंड हार्मफुल प्रोसेस है C3 प्लांट्स के लिए। जी दोस्तों, ठीक है, टोटली ही ये वेस्ट और हार्मफुल प्रोसेस है। ठीक है फ्रेंड्स, मींस इसके कारण जो फोटोसिंथेटिक यील्ड जो होती है, यानी कि भोजन बनाने की जो दर है उसमें गिरावट आ जाती है। इस प्रॉब्लम के कारण जो C3 प्लांट होते हैं उनमें 30 से 40%, जी हाँ नोट कर लीजिएगा इसको, कि जो C3 प्लांट होते हैं उनमें 30 से 40% प्रकाश संश्लेषण की दर में जो गिरावट आती है वो किसके कारण आती है? फोटो रेस्पिरेशन के कारण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट। संश्लेषण की दर में क्या आ जाती है दोस्तों? गिरावट आ जाती है। कितनी आ जाती है? 30 से 40%। जब इतनी गिरावट आ रही है तो निश्चित रूप से फोटो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। फोटो रेस्पिरेशन जो केवल C3 प्लांट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट में आगे बात करें, ये जो फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है उससे पहले मैं आपको बताऊं, फोटो रेस्पिरेशन जो वर्ड है, प्रकाश श्वसन जो वर्ड है, ये दिया था फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन वर्ड दिया था कार्ड कॉम ने, और इसका जो मैकेनिज्म है फोटो रेस्पिरेशन का वो समझाया था बेकर और सियो ने। ठीक है, अब हम फोटो रेस्पिरेशन जो है इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। फॉर एग्जांपल इसे ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहा जाता है, इसे डार्क रेस्पिरेशन भी कहते हैं, या इसे स्क्वेंजर प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये तो हो गए अदर नेम। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन हिंदी में प्रकाश श्वसन, ग्लाइकोलेट साइकिल, डार्क रेस्पिरेशन, स्क्वेंजर प्रोसेस के नाम से इसे जाना गया। अब ये होता क्या है? अगर इस चीज को देखें हम कि जो C3 प्लांट की जो क्लोरोफिल युक्त जो सेल होती है उन सेल में O2 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? O2 की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश श्वसन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये किसकी प्रेजेंसी में होती है? O2 की प्रेजेंसी में होती है। ठीक है, और किस प्रकार की सेल में होती है ये? जो क्लोरोफिल युक्त जो सेल होती है, क्लोरोफिल युक्त जो सेल है, ठीक है, उन सेल में O2 की प्रेजेंसी में जो श्वसन क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि ये जो प्रोसेस है, अभी जो हम कह रहे हैं टोटली एक प्रकार से C3 के लिए हार्मफुल प्रोसेस कही जाती है। वो क्यों कही जाती है? क्योंकि इस प्रोसेस में ATP जो है ये एक ऊर्जा शक्ति है। इस ATP का कहीं भी प्रोडक्शन नहीं होता है, उत्पादन। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा जनरली, जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, उसमें जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो नियर अबाउट 36 या 38 ATP रिलीज होते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में कहीं पर भी ATP का निर्माण नहीं होता है,
यानी स्वांगीकारी जो शक्तियां हैं, एसिमिलेटरी जो पावर है वो नहीं बनती हैं। दूसरा, इसमें CO2 रिलीज होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है, CO2 तो रिलीज होती है, लेकिन कहीं पर भी स्वांगीकारी शक्ति का निर्माण इसमें नहीं होता है, बल्कि जो फॉस्फोरिलेशन जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक होते हैं उनके दौरान बनी जो एसिमिलेटरी पावर जो है वो कंज्यूम जरूर होती है, इसमें यूटिलाइज जरूर होती है, उपयोग में जरूर आती है, लेकिन कहीं पर भी इसमें एटीपी का निर्माण नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट करने की बात है, ठीक है। इसीलिए ये टोटली, अब जब एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें, तो 30 से 40% एनर्जी गिरेगी तो निश्चित रूप से 30 से 40% इस प्रकाश संश्लेषण की दर में या भोजन बनाने का जो उत्पादन की जो दर है उसमें निश्चित रूप से क्या आएगी, गिरावट आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं या ऐसे कौन सी पॉइंट्स हैं जिनके कारण जो C3 प्लांट है उनमें ये फोटो रेस्पिरेशन रन करता है, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन क्यों चलता है उनमें, अगर इसकी बात की जाए तो देखिएगा, मिटा देते हैं पहले, इनको नोट कर लीजिएगा। कर रहे थे कि ऐसे कौन से रीजन हैं जिनके कारण ये फोटो रेस्पिरेशन या जो C2 जो साइकिल है, C2 चक्र भी इसे कहा जाता है, बहुत सारे नाम हैं इसके, ठीक है। C2 चक्र क्यों कहते हैं, इसका जो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड है जो फॉस्फोग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलेट है ये 2 कार्बन वाला होता है, ठीक है, इसलिए इसे C2 साइकिल भी कहते हैं। तो वो रीजन क्या है जिनके कारण ये फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में देखने को मिलता है। पहला रीजन है दोस्तों O2 की अधिक सांद्रता, यानी कि हाईली कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सेकेंड इसका रीजन है अधिक तापमान, हाई टेम्परेचर। थर्ड इसका रीजन है अधिक प्रकाश तीव्रता, क्या है दोस्तों, यानी हाई लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इसका रीजन है CO2 की कम सांद्रता, लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2। और ओल्ड टिश्यू जो पुराने ऊतक होते हैं उनमें भी C2 साइकिल यानी प्रकाश श्वसन देखने को मिलता है। तो ये वो रीजन है जिनके कारण C3 प्लांट की जो क्लोरोफिल सेल होती हैं उनमें ये प्रकाश श्वसन की क्रियाविधि देखने को मिलती है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। O2 की अधिक सांद्रता, हाईली कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, लो CO2 कंसंट्रेशन एंड ओल्ड टिश्यू, ये वो रीजन है जिनके कारण C3 प्लांट में C2 साइकिल रन करता है, ठीक है। अब यहां हम बात करें कि आपने देखा है कि जो रोबिस्को एंजाइम जो होता है, रोबिस्को, ठीक है, इसका हमने पूरा नाम दिया था राइबोज बिस कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज एंजाइम, आपको याद होगा। अब देखिएगा ये ड्यूअल नेचर का होता है, ये दोहरी प्रकृति का एंजाइम है, ठीक है। रोबिस्को जो है ये कैसे नेचर का है, ये ड्यूअल नेचर का है, ये दोहरी प्रकृति का एंजाइम है। क्यों? क्योंकि ये जो एंजाइम है ये जब सुबह के समय CO2 कंसंट्रेशन हाई रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज्यादा रहती है देन O2, ऑक्सीजन की अपेक्षा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये कार्बोक्सीजिनेज की तरह काम करता है दोस्तों। किसकी तरह काम करता है? कार्बोक्सीलेज एंजाइम की तरह काम करता है।
ठीक है, यानी कि रूबिस्को के साथ CO2 ऐड हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दोपहर का समय आता है, ड्यूरिंग आफ्टरनून टाइम, उस समय टेम्परेचर भी हाई हो जाता है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी ज्यादा होती है और वायुमंडल में CO2 कंसंट्रेशन की अपेक्षा O2 कंसंट्रेशन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। तो जब O2 कंसंट्रेशन बढ़ती है तो अब ये जो रूबिस्को है ये CO2 को अपने साथ बाइंड नहीं करेगा। यहां तो क्या कर रहा है, CO2 को अपने साथ बाइंड कर रहा है, किस समय, मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। तो किसकी तरह काम कर रहा है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह काम कर रहा है। अब जैसे जैसे दोपहर होती है तो फिर ये अपने साथ किसको बाइंड कर लेता है, O2 को बाइंड कर लेता है और जब ये O2 को बाइंड कर लेता है तो ऐसी स्थिति में ये एंजाइम हो जाता है ऑक्सीजनेज, किसकी तरह काम करने लग जाता है फिर ये ऑक्सीजनेज, जीनेज, यानी कि ये RuBP का ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात बहुत ही अहम है, इसे ध्यान रखना है कि जब दोपहर के समय O2 की सांद्रता ज्यादा हो जाए, तापमान अधिक हो, प्रकाश की तीव्रता ज्यादा हो, CO2 कंसंट्रेशन कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में रूबिस्को की जो बंधुकता है वो CO2 की अपेक्षा O2 के साथ ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है, ठीक है। ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से जो 3 कार्बन वाला PGA बनता है, आपने पढ़ा है C3 साइकिल, तो C3 साइकिल में फर्स्ट जो स्टेबल कार्बनिक कंपाउंड है वो 3 कार्बन वाला क्या है, PGA, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये अधिक मात्रा में न बनकर, या हो सकता है इसका निर्माण बंद भी हो सकता है, या कुछ बहुत कम मात्रा में बनेगा ये, ठीक है। ये न बन के और उसकी जगह क्या बन जाता है, 2 कार्बन वाला ग्लाइकोलेट बन जाता है, जी दोस्तों, ठीक है। जब ऑक्सीजन बाइंड होगी तो रूबिस्को किसकी भांति काम करेगा, ऑक्सीजनेज की भांति काम करेगा। हो सकता है PGA नहीं भी बने या बहुत कम बने, ठीक है, लेकिन इस स्थिति में 2 कार्बन वाला क्या बन जाता है, ग्लाइकोलेट बन जाता है। इसीलिए इसे किस नाम से भी जाना जाता है, C2 साइकिल के नाम से जाना जाता है। ऐसा होने से क्या होगा, ठीक है, जब 2 कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा है तो इससे C3 को हानि क्यों हो पा रही है, उसको समझिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल हम मान ले यहाँ ग्लाइकोलेट है, ये ग्लाइकोलेट कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, हमने यहाँ 1 मोल शो कर रखा है, ठीक है। हम मान लेते हैं ग्लाइकोलेट के कितने अणु ले लेते हैं, 2। अब हम ग्लाइकोलेट के कितने मोल ले रहे हैं, 2 मोल ऑफ ग्लाइकोलेट, ठीक है, 2 मोल ऑफ ग्लाइकोलेट। तो आपको पता है कितने कार्बन होंगे, 4। कितने कार्बन होंगे दोस्तों, 4। अब ये जो 4 कार्बन है, ठीक है, ये 4 कार्बन आगे बढ़ रहे हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। इन 4 कार्बन में से एक कार्बन यहां CO2 के रूप में रिलीज हो गया, अब बचे कितने, 3। अब वो 3 कार्बन आगे जाकर किसका निर्माण कर रहे हैं, 3 कार्बन वाले PGA को बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं, 3 कार्बन वाले फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को बना रहे हैं, ताकि ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आगे जाकर के C3 साइकिल में और किसका फॉर्मेशन करे, ग्लूकोज का। किसका फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोज का। इसलिए ही इसे स्क्विंजर प्रोसेस भी कहा जाता है। समझ में आ गई दोस्तों, यानी कि सीधी सी बात यही है कि 4 जो कार्बन हैं उनमें से केवल 3 कार्बन ही काम आ रहे हैं, यानी कि 75% कार्बन ही उपयोग में आए। 3/4 का मतलब है 4 में से केवल कितने काम आए, 3 ही काम आए, यानी 75% कार्बन ही इस प्रोसेस में यूज हो रहे हैं। 25% तो CO2 के रूप में क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आएगी, गिरावट आएगी। समझ में आ गई बात। अब देखिएगा, अब हम इन बेसिक चीजों को पढ़ने के बाद जो डेकर और सीओ ने जो इसका मैकेनिज्म दिया था, वो मैकेनिज्म क्या है उसकी बात करते हैं। देखिए एक अहम सवाल कि जो
फोटो रेस्पिरेशन है, ये जो प्रोसेस है ये 3 ऑर्गन्स में रन करता है, 3 ऑर्गन में चलता है। और वो 3 ऑर्गन्स कौन से हैं? सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट। ये सीक्वेंस पूछा गया है नीट एग्जाम में कि सबसे पहले फोटो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो टेक प्लेस करती है क्लोरोप्लास्ट में, आफ्टर दैट पेरोक्सिसोम में, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 3 ऑर्गन तो आप बता देंगे, आप अनसीक्वेंस में भी बता देंगे कि एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एक क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम है। अगर आपसे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पूछा जाए इन ऑर्गन्स का तो वो क्या होगा, आप देख ही रहे हैं। सबसे पहले क्या है? क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद क्या है? पेरोक्सिसोम, उसके बाद क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपसे जब पूछा जाए कि प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया कौन कौन कोशिका के कौन से कोशिकांग या सेल ऑर्गन्स में टेक प्लेस करती है, तो हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, ये तीनों बॉक्सेस यही बता रहे हैं, तीनों ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम इस प्रोसेस को समझते हैं, ठीक। देखिएगा यहाँ ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट है जो 5 कार्बन वाला होता है, ठीक है। ये प्रोसेस किसमें चल रही है? क्लोरोप्लास्ट में, आपके सामने लिखा हुआ है। तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट मैंने अभी बताया, दोपहर के समय जब CO2 सांद्रता बढ़ेगी, O2 की सांद्रता बढ़ेगी और CO2 की कम होगी, इंटेंसिटी लाइट भी ज्यादा होगी, तो ऐसी स्थिति में जो रुबिस्को है वो किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा, कार्बोक्सिलेज की तरह काम नहीं करेगा, यानी CO2 को अपने साथ नहीं जोड़ेगा, ठीक है। किसको जोड़ रहा है? O2 को जोड़ रहा है, ठीक है। O2 को जोड़ रहा है तो सीधा सा मतलब है कार्बन में कमी होगी, वो देखिएगा। अब ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट 5 कार्बन वाला होता है, तो अब यहाँ ये 2 प्रकार के कार्बनिक कंपाउंड बनाता है। एक तो 3 कार्बन वाला PGA, हो सकता है ये बनाए भी और नहीं भी बनाए, इसकी गारंटी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हम मान लेते हैं अगर बहुत कम मात्रा में PGA बन रहा है 3 कार्बन वाला, और इधर बन रहा है 2 कार्बन वाला ग्लाइकोलेट, ठीक है दोस्तों। अब ये जो ग्लाइकोलेट है ये इस क्लोरोप्लास्ट में से डिफ्यूज होकर के, डिफ्यूज का मतलब विसरित होकर के, और किस में पहुंच जाता है? पेरोक्सिसोम में, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये जो ग्लाइकोलेट है, ये ग्लाइकोलेट O2 की प्रेजेंसी में ग्लाइऑक्सिलेट, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लाइकोलेट का ऑक्सीडेशन किसमें हो जाता है? ग्लाइऑक्सिलेट में हो जाता है, और यहाँ क्या रिलीज होती है? H2O2, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यहाँ बाद में ब्रेक डाउन हो जाती है एक बहुत जबरदस्त एंजाइम है कैटालिस। आप अगर लिखना चाहें इस चीज को भी यहाँ कि जो कैटालिस एंजाइम है उसकी प्रेजेंसी में ये किसमें? H2O प्लस में बाद में O2 में टूट जाता है। एंजाइम कौन सा होता है यहाँ? कैटालिस, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्लाइऑक्सिलेट ट्रांसएमिनेज की उपस्थिति में एमिनो ग्रुप को लेकर के और किसका फॉर्मेशन कर देता है? ग्लाइसिन का। जी, किसका फॉर्मेशन करता है? ग्लाइसिन। अब ये ग्लाइसिन इस पेरोक्सिसोम में से, ये जो पेरोक्सिसोम है जिसको हमने राउंड सर्कल से डिनोट किया है, यहां से किसमें चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब ये ग्लाइसिन के 2 अणु मिलकर के माइटोकॉन्ड्रिया में, ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है, यहाँ से सवाल बेसिकली आते हैं। तो ग्लाइसिन के जो 2 अणु हैं यहाँ मिलकर के एक अणु सीरीन बना रहे हैं, ठीक है। ये ग्लाइसिन क्या है भाई? एमिनो ग्रुप जब ग्लाइऑक्सिलेट के साथ जुड़ेगा तो ये ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है, ठीक है। और 2 ग्लाइसिन मिलकर के किसका निर्माण करें? सीरीन का। अब यहाँ पर सीरीन तो बन ही रहा है, साथ में एक CO2 भी रिलीज हो रहा है, और यहाँ एक अमोनिया भी बनता है NH3। जी हाँ, ठीक है। और यहीं पर ही अगर आप बताना चाहें तो एनर्जी भी बनती है, और कुछ एनर्जी इसमें काम आ जाती है ऑलरेडी, ठीक है। इसीलिए कुछ भी लास्ट में एनर्जी के रूप में प्रोडक्शन कुछ नहीं रहता है, 0 रहता है इसमें। तो आप दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं कि NAD से यहाँ NADH+H भी बनता है,
यानी NaDH2 भी बनता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी NaDH2 खर्च हो चुका होता है, यहाँ बनता है तो यहाँ खर्च हो चुका होता है, बराबर हो गया, ठीक है। नो लॉस नो प्रॉफिट है यहाँ इसको लेकर के। तो यहाँ पर इस माइटोकॉन्ड्रिया में दो ग्लाइसिन मिलकर के और एक सीरीन बना रहे हैं, ठीक है। अमोनिया रिलीज हो रहा है और क्या निकल गया, CO2, ठीक है दोस्तों। ये कार्बन का लॉस हो गया यहाँ पे, क्लियर। यहाँ CO2 रिलीज हो गई इस प्रोसेस में। उसके बाद ये सीरीन डिफ्यूज होगी माइटोकॉन्ड्रिया से और कहाँ चली जाएगी, परऑक्सीसोम में। परऑक्सीसोम में जाने के बाद इसमें से एक एमिनो ग्रुप हटेगा और फिर बन जाता है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, ठीक है। ये जो एमिनो है ये आपको पता ही है, ये एमिनो वापस चला जाता है किसके साथ बाइंड होने के लिए, ग्लाइकोक्सिलेट के साथ, ताकि ये किसका फॉर्मेशन वापस से कर सके, ग्लाइसिन का, ताकि ये प्रोसेस चल सके, ठीक है। अब यहां से ये हाइड्रोक्सी पाइरुवेट जो है ये चेंज हो जाता है किसमें, ग्लिसरेट में। किसमें चेंज हो जाता है, ग्लाइसिरेट में चेंज हो जाता है। ये ग्लाइसिरेट डिफ्यूज हो जाता है और डिफ्यूज होकर के पहुंच जाता है वापस क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में एटीपी खर्च करके ये चेंज होगा 3 कार्बन वाले PGA में, ठीक है दोस्तों। अब ये PGA कहां जाएगा, C3 साइकिल में, किसके निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए, ग्लूकोज के निर्माण के लिए। लेकिन एक तो C3 साइकिल में बहुत सारा PGA अवेलेबल हो और एक उसकी बहुत कम मात्रा ही C3 साइकिल को मिल पा रही हो, तो ऐसी स्थिति में कार्बन की कमी से, ऐसी स्थिति में C3 प्लांट में प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आती है, गिरावट आती है। और इस पूरे मैकेनिज्म को क्या नाम दिया गया है, फोटो रेस्पिरेशन या डायरेक्ट रेस्पिरेशन। ये डायरेक्ट ही रेस्पिरेशन है क्योंकि इसमें कहीं पर भी कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इससे 30 से 40% प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का अपना टॉपिक, फोटो रेस्पिरेशन, जो केवल C3 में ही होता है। CAM और C4 में फोटो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलता है, इस बात का जिक्र हमने पहले वाली क्लासों में किया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि C4 और CAM जो है वो अपने आप को इस तरह से मॉडिफाइड करते हैं, वो अपनी फिजियोलॉजी, जो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसको ऐसे चेंज करते हैं कि वो इस प्रकार की जो हानि है फोटो रेस्पिरेशन वाली, इससे बच जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल बायोलॉजी गुरु को सब्सक्राइब करिए। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप पहुँचाएं ताकि हम नए वीडियो आपके सामने बेहतर तरीके से पेश कर सकें। थैंक यू सो मच।